हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, अनअकैडमी ने स्टार्ट किया है बेटा नोरसेट कोर्स। नोरसेट कोर्स जैसा कि आपको विदित है, हम कह सकते हैं कि नर्सिंग जो ऑफिसर्स हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए किया जाता है। जो हमारे पास में नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए वेरियस हमारे पास में स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर गवर्नमेंट एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसे हम नोरसेट के नाम से जानते हैं। और इसी कैटेगरी के अंदर हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है न्यूरोटिक डिसऑर्डर, और पर्टिकुलरली हम उसके अंदर बात करेंगे एंजाइटी की, जो कि मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट से लिया गया है। ये जो हमारे पास में आज का टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्माकोलॉजी से भी इसको जोड़कर देखा जाता है। सबसे पहले तो नाम ही इंडिकेट हो रहा है न्यूरोटिक डिसऑर्डर, यानी कि ऐसे डिसऑर्डर जो पर्टिकुलर इफेक्ट डालने वाले हैं बेटा सीएनएस पर। और जब भी हम सीएनएस की बात करेंगे तो हमें पता है सीएनएस के अंदर हमारे दो ही प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स आती हैं, एक तो ब्रेन है और दूसरा है बेटा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली अगर हम न्यूरोटिक डिसऑर्डर की बात करें तो ये अफेक्ट किसको करने वाले हैं? ब्रेन को करने वाले हैं। कॉमनली हम ऐसा कहते हैं कि ये सीएनएस को भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सीएनएस जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, आई थिंक सबको पता है। ठीक है। अब हम बात करें न्यूरोटिक डिसऑर्डर की, जब कैटेगरी की बात की जाती है तो ये हमारे पास में एक मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है। अब पर्टिकुलर जैसे कि हम यहाँ पे डिप्रेशन की भी बात कर सकते हैं, मूड स्टेबलाइजर्स हैं या मूड डिसऑर्डर है उनकी बात कर सकते हैं। ठीक है। या फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसकी भी बात कर सकते हैं। कुछ हमें डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैं एंजाइटी की बात करूं, यार जिसे सिंपल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रेस कह सकते हैं। ठीक है। एंजाइटी की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा करेक्टराइज होता है डिस्ट्रेस से, पर्टिकुलर स्ट्रेस की कंडीशंस के अंदर होगा, बट नॉट बाय हेलुजिनेशंस। हेलुजिनेशंस तो बेटा यानी कि हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं बेटा भ्रम की स्थिति, है ना। हम विचारों में खोए हुए हैं, एक अपने ने काल्पनिक अपनी दुनिया बना ली है, तो वो हमारे पास में हेलोजिनेशन कंडीशंस होती है। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता। उसमें स्ट्रेस की कंडीशन ज्यादा रहती है, ब्रेन कंटिन्यू स्ट्रेस रहता है, या हम कह दें कि डिप्रेस रहते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर की कम बोलना स्टार्ट कर दिया है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ज्यादा किसी एक्टिविटीज के अंदर, अपने आप को व्यक्ति अकेला रखने की कोशिश करता है। सिंपल एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एंजाइटी हमें ये बताती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ पर्सन डज नॉट डेविएट फ्रॉम सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स। देखिए, जो व्यक्ति स्ट्रेस के अंदर है वो ऐसा कभी नहीं करेगा, उसका सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर हमारा ब्रॉड लेवल पर अफेक्ट हो गया। कहने का मतलब उसका जो सोशल लाइफ है वो मेंटेन है, लेकिन वो फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि हैप्पीनेस के साथ में उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा नहीं कि उसका बिहेवियर हम बात करें उसके अंदर एग्रेसिवनेस हमेशा देखने को मिलेगी, समटाइम एग्रेसिव हो सकता है वो। ठीक है। हालांकि ठीक है, वो पोलाइटली बात करने की जगह पर, अगर हम बात करें वो पोलाइटली डिस्कस करने की जगह पर क्या रहना, चुप करेगा, चुप रहना ही क्या करना, चुप रहेगा कि चुप रहेगा, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा किसी कोई भी अगर कन्वर्सेशन चल रहा है। मान लिया कि उसकी हैबिट है पोलाइटली बात करना है, कभी कभी गुस्सा आता है, तो इस कंडीशंस के अंदर, एंजाइटी कंडीशंस के अंदर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि सोशल लाइफ के अंदर वो अपना इन्वॉल्वमेंट क्या है बेटा, मिनिमाइज कर लेता है। सिंपल से शब्दों के अंदर हम इसको ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। इसी कारण से एंजाइटी को भी हम किसमें कंसीडर करते हैं? न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है। अब पर्टिकुलर हम बात करें एंजाइटी के सिम्टम्स पर जाने से पहले मैं आपसे कॉमन बेसिक फंडामेंटल, देखिए एंजाइटी के सिम्टम्स भी ये है, और साथ साथ जो न्यूरोटिक सिम्टम्स हैं, जैसे कि हम बात कर ले डिप्रेशन कंडीशंस की, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है। या हम बात कर सकते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की या हेलोजिनेशंस की, ये सारे कंपोनेंट हमें उसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो न्यूरोसिस यानी कि पर्टिकुलर हमारे पास में हम कह सकते हैं सीएनएस अफेक्टेड जो बेटा मेरे पास में डिसऑर्डर है, उसको सिंपली डिफाइन करते हैं एज ए पुअर एबिलिटी अडेप्ट टू एनवायरनमेंट एंड इनएबिलिटी टू डेवलप ए रिचर मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर सेटिस्फाइड पर्सनैलिटी। देखो, न्यूरोसिस को हमने क्या बात की? पुअर एबिलिटी है टू अडेप्ट टू एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो हमारे पास में कैसी है बेटा, सोशल लाइफ है। ठीक है। इस सोशल लाइफ को हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा बिहेवियर एग्रेसिवनेस की फॉर्म के अंदर चला जाता है, या हम बात करें कि हमें बहुत ज्यादा घृणा आने लगती है, या हम साउटिंग कर रहे हैं काफी देर तक। ठीक है। तो ये अपने आप में क्या होता है बेटा? पुअर एबिलिटी है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट्स को गेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मोर कॉमन, अगर हम बात करें टाइप्स न्यूरोसिस के क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ओबेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके अंदर
अंदर क्या होता है, व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को भ्रम की स्थिति के अंदर लेके जाता है और अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है। सिंपल शब्दों के अंदर कहें, उसे ऐसा लगता है कि वो एवरी वर्क के अंदर क्या है बेटा, सुपीरियर है। पर्टिकुलर कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, इस कन्वर्सेशन के अंदर पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पर बात होती है, तो उसे लगता है कि वो सुपीरियर कैटेगरी में है, वो ये काम कर सकता है, चाहे उसको उस काम के बारे में 10% ही नॉलेज हो। ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर, व्यक्ति किस कंडीशंस के अंदर चला गया है, डिप्रेस कंडीशंस के अंदर चला गया है, जो हम बात करना चाहते हैं। हाइस्टेरिया, हाइस्टेरिया बेटा हमारे पास में एक दो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक सिम्टम्स है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर लूं कि एग्रेसिव रहेगा, हमेशा एग्रेसिव मोड के अंदर रहेगा, या हम बात कर रहे हैं कंटिन्यू क्राइंग कर रहा है, ठीक है, या फिर साउटिंग कर रहा है, तो ये हमारे पास में लॉन्गर ड्यूरेशन तक अगर हमें कंटिन्यू, जो एक नॉर्मल पर्सन की ड्यूरेशन है और एक लॉन्गर ड्यूरेशन है, वो अगर कंडीशंस हमें देखने को मिलेगी, तो उसे हम हाइस्टेरिया से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेट वेराइटी ऑफ फोबिया, उसको बहुत सारी चीजों से डर लगने लग जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर ऐसा हम कह सकते हैं। कुछ सिम्टम्स है न्यूरोटिक सिम्टम्स के, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पर्टिकुलर एंजाइटी की। एंजाइटी के अंदर पर्टिकुलर हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्रोनिक फैटिक सिंड्रोमिक कंडीशंस देखने को मिलती है, जिसके कारण कंटिन्यू क्या होने लगेगा बेटा, अगर लंबे टाइम तक अगर हम बात करें, लॉन्ग ड्यूरेशंस अगर हमको एंजाइटी देखने को मिलती है, तो हम देखेंगे हमारी जो मसल्स है उसमें लगातार क्या होने लगेगा, पेन होने लगेगा। और कंडीशंस क्या आ रही है, मसल्स के अंदर फैटिक कंडीशंस आ रही है, मसल फैटिक हो गई है, स्लीप एपनिया है, नाइटमेयर्स होने लगेंगे उसको। यानी कि हम बात करें उसकी जो स्लीपिंग हैबिट है, स्लीपिंग कंडीशंस है, वो पूरी तरह से क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। डिस्टर्ब कैसे, कि उसको मैक्सिमम बेटा 30 मिनट्स तक ही उसको, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 30 मिनट्स तक उसको कंटिन्यूस क्या आती है, स्लीप आती है। इसके बाद वो अचानक उठ जाता है, यानी कि उसको एक लॉन्ग स्लीप ड्यूरेशंस नहीं मिलती। लॉन्ग स्लीप ड्यूरेशंस की अगर हम बात करें तो बेटा ये एब्सेंट हो गई है, ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ कंटिन्यू चलता जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा स्लीप एपनिया है। इरिटेबिलिटी की बात करें, वन ऑफ द स्टिमुलाई कुड बी कोज इन न्यूरोसिस। पर्टिकुलर इरिटेबिलिटी बाहर से कोई भी स्टिमुलाई मिलती है, फॉर एग्जांपल स्टिमुलाई किसी पॉइंट, कोई वाक्य भी हो सकता है, एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, किसी और के द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया जाए और उसको इरिटेशन हो रही हो, ठीक है, वो अकेला रहना चाहता है लेकिन उसको बार बार हम प्रवोक करते हैं कि वो कुछ बोले, तो इरिटेबिलिटी उसमें ज्यादा देखने को मिलेगी। और हो सकता है इस इरिटेबिलिटी के कारण वो एग्रेसिव कंडीशंस के अंदर चला जाए, ठीक है। एंजाइटी मैंने आपको बता ही दिया। सस्पिशन एंड फियर ऑल प्रेजेंट, देखो उसको डर भी लगने लगता है। देखो एंजाइटी होगी तो देखो हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर हम क्लिनिकल सिम्टम्स को अलग से लेकर पढ़ेंगे, इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं। ये तो हमारे पास में मोस्ट कॉमन सिम्टम्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फियर लगने लगता है, इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू एवरीडे स्ट्रेस। देखो इनएबिलिटी नॉर्मल सी बात है, व्यक्ति स्ट्रेस कंडीशन में होगा तो एफिशिएंट होगा नहीं, और उसकी जो एबिलिटी है वर्क करने की, वो एबिलिटी 100% नहीं होगी। इमोशनल एबिलिटी, यानी कि इमोशनल अगर व्यक्ति है तो बेटा अगर वो स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर है तो अपने आप को, या हम बात कर ले बहुत ही ज्यादा सप्रेसिंग कंडीशंस के अंदर, डिप्रेसिंग कंडीशंस के अंदर चला जाएगा। धीरे धीरे लंबे टाइम तक हमें देखने को मिलेगा बेटा, ये तो हमें कब देखने को मिलता है, आफ्टर लॉन्ग टाइम एंजाइटी के कारण ऐसा देखने को मिलता है। ये सिम्टम्स अगर हम बात करें, उसकी लर्निंग एबिलिटी खत्म हो जाती है, रिड्यूस होने लगती है। खत्म तो स्टार्ट लास्ट ऑप्शन होता है कि रिड्यूसिंग होने लगेगी, रिड्यूस होने लगेगी, मेमोरी लॉस भी उसका होने लगेगा। उसको जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जैसे कि हम बात करें, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की चीजें हैं वो जल्दी लॉस होंगी, और लॉन्ग टर्म मेमोरी की चीजें भी धीरे धीरे वो लॉस होने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर मान लिया उसने बैंकिंग पासवर्ड कोई 3 दिन पहले ही बनाया, अब अगर उसने 3 दिन तक उसको लगातार यूज नहीं किया तो वो भूल जाएगा। दैट इज द शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। ये अपने आप में, अगर वो कंटिन्यूस पासवर्ड को यूज कर रहा है तो याद रहेगा, 3 दिन पहले बनाया हुआ पासवर्ड, और 4-5 तरह के अलग अलग साइट के उसके पास पासवर्ड हैं। 3 दिन पहले पर्टिकुलर कोई पासवर्ड उसने बनाया, और अगर उसको वो यूज नहीं करता तो वो उसको भूल जाएगा। दैट इज द हमारे पास में मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। सोशल एडेप्टेशन, यानी कि सोशली अपने आप को आइसोलेट करेगा। सेल्फ स्टीम इज लो, उसका कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्कुल कैसा हो जाएगा बेटा, कंटिन्यू कम होता जाएगा, ठीक है। फिर हम इसी कैटेगरी के अंदर बेटा
क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करते हैं एंजाइटी के अंदर। तो अपने को पता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी तुमको बताया, देखिए क्या होगा बेटा, अगर हम बात करें नॉर्मल सिम्टम्स हैं, वैसे ही अगर एंजाइटी के अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें तो एंजाइटी से फियर होगा, और फियर होने के साथ साथ हार्ट रेट भी क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। तो मोस्ट कॉमन जो इसका सिम्टम है ना, वो इंक्रीज्ड हार्ट रेट है, ठीक है। और हमारे बिहाइंड द स्टर्नम यानी कि जो हमारी ब्रेस्ट बोन है उसके पीछे कमर में हम कह सकते हैं हल्का पेन होने लगेगा। ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा, बीपी। इस कंडीशंस के अंदर, एंजाइटी जैसी कंडीशंस के अंदर बीपी हमेशा कैसा हमें मिलता है बेटा, हायर मिलता है। रेयर चांस है कि हमें लो बीपी देखने को मिलेगा। एंड रिदमिक डिस्टरबेंस यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। हार्ट बीट हमारी फ्लक्चुएट होती है 110 से 140 के बीच में। जो एंजाइटी पर्सन्स होते हैं, कंटिन्यू एक प्रॉपर हार्ट बीट हमें देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा कॉमन क्लिनिकल सिम्टम्स के अंदर हम देखते हैं हेडेक हमें देखने को मिलेगा, डिजीनेस है, टिटनेस है, गेट एंड बैलेंस डिस्टरबेंस है। सम टाइम बैलेंस डिस्टरबेंस भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के सेरिबेलम पार्ट्स को क्या करता है बेटा, अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ गई है, सैलो ब्रीथिंग है, एंड ए लंप इन द थ्रोट। ऑल आर सिम्टम ऑफ ए लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि उसके जो लंग्स हैं वो हाई एफिशिएंसी नहीं रख रहे हैं। उनकी जो एफिशिएंसी है, जो एफिशिएंसी है वो कैसी हो गई है, रिड्यूस हो गई है। हमारे लंग्स की जो टोटल लंग्स कैपेसिटी है वो 5800 ml होती है, या नियर अबाउट 6 लीटर होती है, जो कि हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें हमारा जो टाइडल वॉल्यूम, सिंपल शब्दों के अंदर कहें, हम नॉर्मल जो इंस्पिरेशन करते हैं या एक्सपिरेशन करते हैं, उसके अंदर 500 ml हमारा जो एयर है या तो इन होता है या फिर एयर क्या होता है, आउट होता है। इस वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है। इस कारण से उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लगती है। तो ये सिंपल से एक फंडामेंटल है। वही हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ और क्लिनिकल सिम्टम्स की। पेन होने लगता है एब्डोमेन के अंदर। मैंने तुम्हें कहा था बैक के अंदर तो पेन हो ही रहा है, जो कि हम बात कर सकते हैं जो हमारे पास में स्टर्नम बोन के कारण होता है। और एब्डोमेन के अंदर भी पेन होने लगता है, ब्लोटिंग होने लगती है, सेकी स्टूल बनेंगे, स्टूल के अंदर हमारी हार्डनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। और लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख न लगना, सिंपल शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि बेटा उसको भूख लगना धीरे धीरे बंद हो जाएगी। सम टाइम उसका खाना खाने का, मैंने बोला ना, व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया तो हर चीज में इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी चीज वो मन से नहीं कर पाएगा। और बेटा एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका कोई भी टॉपिक है, जब तक आपको उस टॉपिक से लगाव नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको उसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो बेटा अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है ना, तो समझ लेना वो टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है, आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप किसी भी टॉपिक को बर्डन लेके पढ़ते हैं, बर्डन लगेगा, आपको याद नहीं होगा, तो फिर वो टॉपिक आपके लिए डर पैदा करेगा। और अगर डर पैदा करेगा तो बेटा वो आपको बर्डन लगेगा, वो टॉपिक आपको याद नहीं होने वाला। तो एवरी टॉपिक के साथ बेटा लगाव कीजिए, बेटा मजा पैदा कीजिए, उसमें एकदम इजी वे के अंदर पढ़िए। अगर आप किसी भी टॉपिक को बर्डन से पढ़ते हैं तो वो डर पैदा करेगा, जिसके कारण वो आपको कभी नहीं याद होने वाला। सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे वैसा ही कहना चाहते हैं कि बेटा कंटिन्यू जो पर्सन होता है वो हमारा कैसा रहेगा बेटा, शांत होता जाएगा, इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, तो उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, और धीरे धीरे भूख लगना भी कम बंद हो जाएगी। फिर हम बात करें स्वेटिंग, उसको यानी कि पसीना ज्यादा आता है, ट्रिम्बलिंग होने लगती है, पेन विद नो डिस्क्रिमिनेबल सोर्स, पर्टिकुलर कभी कहाँ पेन हो गया, कभी कहाँ पेन हो गया, एंड वीकनेस आने लगती है बॉडी के अंदर। और फिर हम बात करें जेनिटो यूरिनरी सिस्टम इज डिसफंक्शनल, हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है बेटा, इसके अंदर हमारा पर्टिकुलर क्या होगा, जो हमारा यूरिनरी मसल्स, यूरिनरी ब्लडर है, यूरिनरी ब्लडर के अंदर जो हमारी मसल्स हैं, वो मसल्स कैसी हो जाती है बेटा, वीक हो जाती है, जिससे हमारा बेटा अगर हम बात करें जो मिक्चुरेशन है वो कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है, स्लो रेट से हमारा मिक्चुरेशन आता है, ठीक है। ये कंडीशंस भी हमें देखने को मिलती है, जो कि एक सीवियर एंजाइटी कंडीशंस को क्या है बेटा, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोज ऑफ एंजाइटी। देखिए वैसे तो एंजाइटी का ना मोस्ट कॉमन कोज हम कहते हैं बेटा ओवर थिंकिंग है। क्या है बेटा, ओवर थिंकिंग है। तुम भी यार ऐसा नोट करते होगे, जैसे पर्टिकुलर ना
एक टॉपिक पढ़ रहे हो आप, ठीक है, पढ़ लिया, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हो। अब दूसरा टॉपिक पढ़ते समय पहले टॉपिक के बारे में सोचने लग गए, और पहले टॉपिक की कोई स्टेटमेंट याद नहीं आ रही, तो फिर जो टॉपिक तुम पढ़ रहे हो उससे तुम डिस्ट्रैक्ट होगे, वापस पिछले टॉपिक पे चले जाओगे। दैट इज द ओवर थिंकिंग। आपने एक टॉपिक पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया, अब उसको भूल जाओ बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो तो केवल उसी में ध्यान रखो, उसके आसपास की चीजें इधर उधर की नहीं सोचनी है। दैट इज द क्या होता है बेटा, ओवर थिंकिंग। और ये जब ये आपकी हैबिट लंबे टाइम तक बनी रहेगी, तो फिर आपको चीजों को लर्न करने में टाइम लगेगा। तो एक अपने को स्टेप्स ये याद रखना चाहिए, पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट है उसको कंटिन्यू नहीं पढ़ना चाहिए। मॉर्निंग में भी पढ़ रहे हैं, आफ्टरनून में भी पढ़ रहे हैं, इवनिंग में भी नहीं। आपके जो भी सब्जेक्ट है उसको कैटेगराइज कीजिए। कैटेगराइज करने के बाद मॉर्निंग सेशन में ये लेना है, इवनिंग सेशन में ये पढ़ना है, नाइट सेशन में एटलीस्ट ये हमारे जो सब्जेक्ट है डिफरेंशिएट होने चाहिए, और उनके अलग अलग टॉपिक पढ़िए, ठीक है। और ओवर थिंकिंग से बचने का ये एक अच्छा तरीका है, ठीक है। और भी मैं डिस्कशन करता रहूंगा, मोटिवेशनल क्लास की हम बात करेंगे, पेपर कैसे सोल्व हो उसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, एंजाइटी के दो मोस्ट कॉमन रीजंस हमें क्या देखने को मिलते हैं, अगर हम बात करें, एक तो हमारे को साइकोजेनिक रीजंस देखने को मिलता है, दूसरा बायोलॉजिकल रीजंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग की अगर हम बात करें, इनएबिलिटी टू एडिक्वेटली रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई विच causes स्ट्रेस इज वन ऑफ द साइकोजेनिक causes ऑफ द न्यूरोटिक डिसऑर्डर। देखो बेटा, हमने यहाँ पर कहा हमारी इनएबिलिटी है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देने की। हम किसी भी तरह के कन्वर्सेशन के अंदर, हम किसी भी कन्वर्सेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, हम पर्टिकुलर कोई टीम वर्क है उसके अंदर हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो हम किस कंडीशंस के अंदर चले जाते हैं बेटा, एंजाइटी कंडीशंस के अंदर चले जाते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई से मतलब ये है कि पर्सन कंटिन्यू अगर अपने आप को वेल रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, वेल रिजल्ट्स क्यों नहीं दे पा रहा है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लैक ऑफ प्रिपरेशंस हम कह सकते हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ प्रिपरेशंस के कारण हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो व्यक्ति किस कंडीशंस के अंदर चला जाएगा, एंजाइटी कंडीशंस के अंदर चला जाएगा। जो मोस्ट कॉमन हमारा क्या है बेटा, साइकोजेनिक डिसऑर्डर है, ठीक है। अब ये हमारे पास में कंटिन्यू अगर ऐसा कंडीशंस देखने को मिलेगा, तो इनिशियल लेवल पर तो हमें लो स्ट्रेस टोलरेंस देखने को मिलेगी, यानी कि हम किसी भी चीज को टोलरेट करने की जो एबिलिटी है वो हमारी कम होती जा रही है, हमें अचानक गुस्सा आने लगेगा, हमारा जो एग्रेसिवनेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, एज वेल एज हाई ससेप्टेबिलिटी टू इवन दोज थिंग डू नॉट कोज ए लॉजिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पर हम क्या बात करना चाहते हैं, यहाँ पर हम ये बात करना चाहते हैं बेटा कि हमारे पास में हम हाई ससेप्टेबिलिटी रखेंगे जो हमारे पास में पैथोलॉजिकल रिएक्शंस को कोज नहीं करती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ अदर रीजंस की, जो मोस्ट कॉमन हमें रीजंस देखने को मिलता है। वो रीजन हमें देखने को मिलता है बायोलॉजिकल कोज। अब ये बायोलॉजिकल कोज के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बायोलॉजिकल कोज के मेटाबॉलिज्म ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर की फॉर्म के अंदर हमारे पास में एसिटाइल कोलिन आ सकता है। एसिटाइल कोलिन की जैसे मैं बात कर लूं बेटा, एक हमारे पास में कोलिनिस्ट्रेज एंजाइम्स है, ठीक है, जो हम पर्टिकुलर नर्व कंडक्शन पढ़ते हैं वहां देखने को मिलता है। ये कोलिनिस्ट्रेज एंजाइम्स इस एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करता है, किसके अंदर बदलता है, कोलिन प्लस एसीटेट में बदलता है, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये जो कोलिन स्ट्रेज एंजाइम्स है, ये एसिटाइल कोलिन को किस में बदलेगा बेटा, कोलिन प्लस एसीटेट के अंदर बदलता है। अब मान लो कोलिन स्टेज एंजाइम्स का सिंथेसिस नहीं हो रहा, तो पर्टिकुलर ये हमारा एक मेटाबॉलिक क्या बनेगा, एबनॉर्मलिटीज बन जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर देने की बात की है आपसे, ठीक है, एसिटाइल कोलिन। इसके अलावा बेटा गाबा भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो हमारे पास में एक प्रकार का एमिनो एसिड्स है। गाबा एंड एसिटाइल कोलिन मोस्ट कॉमन हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ठीक है। हार्मोन्स की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, विटामिन की बात कर सकते हैं, एंड अदर बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स की बात करें, तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम स्ट्रेस से रिलेटेड हार्मोन्स की बात करें, तो वहां पर आता है बेटा कोर्टिसोल हार्मोन, जो मोस्ट कॉमन है, जो हमें कहाँ से देखने को मिलता है, जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है उसके कोर्टेक्स पार्ट से देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, सीएनएस के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें इन सभी केमिकल्स की, चाहे हम एसिटाइल कोलिन की बात कर ले, गाबा की बात कर ले, ऑक्सीटोसिन की, इनके मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस
हैप्पीनेस होगी तो हमारा सीएनएस डिस्टर्ब होगा, और सीएनएस डिस्टर्ब होगा तो हम एंजाइटी कंडीशंस के अंदर एंटर कर जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल डोपामाइन, डोपामाइन के लिए हम बेटा क्या कहते हैं, ये हमारा हैप्पीनेस को मेंटेन करता है। अब डोपामाइन लेवल अगर कम होगा जो, तो डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर ही है, अगर डोपामाइन लेवल कम होगा तो हम हैप्पीनेस हमारा रिड्यूस होता जाएगा, हैप्पीनेस इंडेक्स हमारी रिड्यूस होती जाएगी, और हम एंजाइटी की कंडीशंस के अंदर जाएंगे। तो बेसिकली जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनका मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी के कारण कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं, उन सब की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हार्ट प्रॉब्लम। मैंने क्या कहा, हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगी, हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगी तो मेरे को बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कैसा देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। मेरा बेसा मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर मेरे को हार्ट रेट ज्यादा देखने को मिलेगी तो मेरा बीपी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, लगभग 140 से ऊपर चला जाएगा मेरा बीपी। यानी कि मैं हमेशा कौन सी कंडीशंस में रहने वाला हूँ बेटा, हाइपर टेंशन की कंडीशन में रहने वाला हूँ। इम्यूनिटी सिस्टम डिसफंक्शंस हो जाएगा, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम मेरी वीक होती जाएगी। यानी कि कॉमन व्यक्ति का जो कॉमन कोल्ड है 2 से 3 दिनों में अपने आप सही हो जाता है, तो अगर इम्यूनिटी वीक होगी तो वो नॉर्मल इन्फेक्शन से ही क्या हो जाएगा बेटा, बीमार हो जाएगा, इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं देख पाएगा। ब्रीथिंग प्रॉब्लम के कारण उसको अस्थमा एग्जिट हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम के कारण उसको अस्थमा देखने को मिलेगा, एक्जिमा हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट स्किन पर जगह जगह पर हमें फंगल इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। वर्क परफॉर्मेंस तो बिल्कुल अपने आप ही बेटा, ये तो मोस्ट कॉमन है, हम देखते ही हैं, मोस्ट कॉमन हमारा क्या है बेटा, एंजाइटी डिसऑर्डर है। यानी कि किसी भी काम के अंदर उसका मन नहीं लगना है। ठीक है। सिम्टम्स, ओक्यूपेशनल फेलियर का मतलब बेटा उसकी जो वर्किंग है वो वर्किंग पर, अपनी वर्किंग पर कंटिन्यूअस क्या दिखाएगा बेटा, अगर हम बात करें कंटिन्यूअस एब्सेंस दिखने लगेगी, 2 दिन काम पर गया फिर एक दिन छुट्टी ले ली, फिर 2 दिन गया फिर एक दिन छुट्टी ले ली, तो वर्किंग एब्सेंस होने लगेगी। ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, ईटिंग टाइम चेंज हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट भी हमें यहाँ पर, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी, वो भी देखने को मिलेगा। मूड डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, कई बार बहुत ज्यादा साउटिंग करने लगेगा, क्राइम करने लगेगा, एग्रेसिवनेस कंडीशंस के अंदर आ जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स मेरे को ऐसे देखने को मिलेंगे। इमोशनल इंस्टेबिलिटीज देखने को मिलेगी, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अब हम बात करें इन सब सिम्टम्स के बारे में। देखो हमने सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स भी देखे, क्लिनिकल सिम्टम्स भी देखे। अब हम अगर बात करें आपसे ट्रीटमेंट की, तो देखिए इसका ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो पर्टिकुलर इसके ट्रीटमेंट्स के अंदर जो मेरे पास में क्लास है, वो मेरे पास में बेटा एंटी डिप्रेसेंट क्लास है। क्या है बेटा, एंटी डिप्रेसेंट क्लास है मेरे पास। और एंटी डिप्रेसेंट क्लास के अंदर बेसिकली जो मेरे पास मोर कॉमन जो ड्रग्स हैं वो दी जाती है बेंजोडायाजेपिन्स। क्या दी जाती है बेटा, बेंजो डायाजिपिन्स दी जाती है। ये इनिशियल ड्रग्स है और मोर कंट्रोलिंग हमारे पास में एंजाइटी ड्रग्स है। तो हम यहाँ पर वो ड्रग्स देते हैं जो एंजाइटी कंडीशन, डिप्रेशन की कैटेगरी से दूर लेके जाए, इसीलिए मोस्ट कॉमनली हम इनको एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, हम यहाँ पर कह सकते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास में जो एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी है, इसको 4 क्लास के अंदर हमने कैटेगराइज किया है। एक तो सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सीरोटोनिन जो हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर है उसका अपटेक को ये क्या कर देते हैं बेटा, इनहिबिट कर देते हैं। दूसरा हम बात करते हैं सीरोटोनिन नोर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। नोर एपिनेफ्रिन जो हमारा पर्टिकुलर हार्मोन है एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला भाग से निकलता है। कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला भाग से निकलता है। तो उसके रीअपटेक को क्या कर देते हैं बेटा, ये इनहिबिट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों कोशिश करेंगे डोपामाइन का लेवल कम करने की। और डोपामाइन लेवल कम होगा तो यार हमारा हैप्पीनेस कैसा होगा बेटा, रिड्यूस होगा। सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन बेंजोडायजेपिन्स हैं, जो थोड़ी देर के लिए हमारी बॉडी को, ये टेम्परेरी है, ठीक है, परमानेंट
इलाज तो है नहीं, ये टेम्परेरी है, हमारी बॉडी को डिप्रेशन कंडीशन से क्या करते हैं, आउट करते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन बेटा बेंजोडायजेपिन्स का ही हायर वर्जन है जो हम रिसेंटली यूज करते हैं। इनका मैकेनिज्म क्या है, पर्टिकुलर इन ड्रग्स की क्लास के अंदर, फार्माकोलॉजी के अंदर अलग से हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एंजाइटी ट्रीटमेंट के अंदर आपको याद रखना है, मोस्ट कॉमनली एंटी डिप्रेशन ड्रग्स यूज करते हैं। एंटी डिप्रेशन वर्ड्स नहीं दिया होगा तो बेंजोडायजेपिन्स दिया होगा। आई थिंक आपको एंजाइटी के बारे में ये समरी अच्छी लगी होगी। मैं आपसे प्रोमिस करता हूं कि आप अगर इस लेक्चर को देखेंगे, आपका एंजाइटी से रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चंस है, पिछले 3 साल के सभी क्वेश्चंस इस स्लाइड्स के अंदर कंप्लीट हैं, और जो भी कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बताए हैं सब आगे हमारे उसी के बेस पर अगले क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से आप सुनिए, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, ठीक है। और पर्टिकुलर हर सिम्टम्स के बारे में देखिए कि एंजाइटी क्या है, क्यों हो रही है और ट्रीटमेंट क्या है। आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बने रहिए अनअकैडमी के साथ, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जल्दी से जल्दी बताइए बेटा हमारा अनअकैडमी पर नोट सेट का कोर्स आने वाला है। इस कोर्स की खास बात क्या है, इस कोर्स की खास बात यह है कि हर सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया जाएगा, क्योंकि नोट सेट में काफी ज्यादा सब्जेक्ट हैं। किसी चैनल पर है तो कंप्लीट सिलेबस के साथ में नहीं है। अनअकैडमी आपसे यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है कि ये सब्जेक्ट तो होगा ही पूरा, इसके साथ साथ नोट सेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी कंप्लीट होंगे। मिलते हैं जल्दी ही आपसे। थैंक यू, बाय बाय।